चलो कंपनी अकाउंट्स में हमने क्या क्या पढ़ा था अभी तक? कंपनी अकाउंट्स में पढ़ा था हाँ, सबसे पहले तो कंपनी अकाउंट्स में हमने पढ़ा था ऑथराइज कैपिटल, जो मैक्सिमम लिमिट होता है, ओके, वो ऑथराइज कैपिटल। दूसरा इश्यूड कैपिटल, जो लोगों को हमने ऑफर किया, बाद में सब्सक्राइब कैपिटल, मतलब लोगों ने जितने के लिए अप्लाई किया, ओके। और चौथा क्या होता है? ठीक है, फोर्थ वन इज ओके कॉल्ड अप। कॉल्ड अप मतलब क्या? जितना हमने पैसे डिमांड किए उसमें से लोगों ने जितने पे किए उसे हम कहते हैं पेड अप। पेड अप कैसे निकालता है? कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन एरियर्स, क्लियर? तो कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन एरियर्स। तो ऐसी केस में ये पेड अप बन जाता है, उसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि शेयर जब आप इशू करते हो तो ओवर सब्सक्राइब हो सकता है, फुल सब्सक्राइब हो सकता है, फिर अंडर सब्सक्राइब, ठीक है। तो फुल सब्सक्राइब हो जाए तो उस केस में क्या होगा? फुल सब्सक्राइब हो जाए, कोई टेंशन नहीं, जितने एप्लीकेशन आगे सभी को प्रॉपर्ली सभी शेयर्स मिल जाएंगे, जितने मांगे उतने मिल जाएंगे। बट अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया तो उसमें दो ऑप्शन बनते हैं। पहला ऑप्शन बनता है वो एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दो और रिफंड कर दो, और दूसरा क्या बनता है? प्रोरेट अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, मतलब सभी को शेयर्स मिलेंगे लेकिन थोड़े थोड़े कम मिलेंगे। मतलब मान लो 12 लाख एप्लीकेशन आए बट 10 लाख ही देने थे, 10 लाख ही मैक्सिमम इश्यूड है, तो ऐसे केस में हम रेशियो बना लेंगे। कौन सा? 6:5। कौन सा? 6:5। तो ऐसी केस में 6:5 रेशियो में दिया जाएगा। मतलब अगर किसी ने 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हो तो उसके कितने मिलेंगे? 5। ऊपर के 1000 एप्लीकेशन के जो पैसे है वो क्या किए जाएंगे? ऊपर के 1000 के जो पैसे है वो कहां पे जाएंगे? अलॉटमेंट में एडजस्ट किए जाएंगे। रिफंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट आ रहा है तो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद में हमने पढ़ा था थर्ड वन, क्या पढ़ा था हमने? प्रीमियम, ठीक है। अगर आपको पैसे मिल गए, उसमें जो भी है इश्यू प्राइस ज्यादा है तो प्रीमियम हो सकता है या फिर फेस वैल्यू हो सकती है। अगर डिस्काउंट पे तो अभी हमें सोचना नहीं, वो स्वेट इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रीमियम पे मिल गया तो एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो एक्स्ट्रा अमाउंट कहां पे जाएगा? एक्स्ट्रा अमाउंट कहां पे जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। एक्स्ट्रा अमाउंट कहां पे जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, क्लियर? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जो है, ओके, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर होगा क्रेडिट साइड पे। ये अपना प्रॉफिट है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। तो एंट्री क्या आ जाएगी? जैसे कि फॉर एग्जांपल टोटल आपको 12 रुपीज मिल गए एक साथ, तो एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 10, 12 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2, क्लियर? तो प्रीमियम अकाउंट में ही जाना चाहिए, क्लियर? अभी अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये जो प्रीमियम अकाउंट में हमने पैसे डाले हैं उसे आप कहां पे यूज कर सकते हो? सो इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर लिमिटेड पर्पस। याद रखना, जहां पे आपने प्रीमियम लिखा हुआ है वहां पे लिख देना प्रीमियम बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज्ड, balance of securities premium can be used. 1 for writing of preliminary expenses, writing of preliminary expenses, आगे तीसरा पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जब आप पुराने शेयर्स रिडीम कर रहे हो, पुराने शेयर्स रिडीम कर रहे हो तो रिडम्पशन के टाइम पे अगर आपको प्रीमियम देना पड़ा तो प्रीमियम किससे दोगे? जो प्रीमियम मिला है उससे वो प्रीमियम दोगे, ये अलाउड है। बाद में इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, ठीक है। आगे
नेक्स्ट, बाय बैक ऑफ शेयर्स। तो आप प्रीमियम जो है वो इसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, इसे छोड़ के बाकी कहीं पे भी प्रीमियम यूज नहीं करना है। क्लियरली ये दिमाग में डाल देना कि प्रीमियम हम बाकी किसी भी जगह पे यूज नहीं करेंगे, सिर्फ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट राइट ऑफ करने के लिए, रिडम्पशन के ऊपर प्रीमियम देने के लिए, बाद में बोनस शेयर्स के लिए और बाय बैक के लिए यूज करेंगे। बाकी किसी भी कैलकुलेशन में, ये कैलकुलेशन में आ सकता है प्रीमियम, ठीक है, प्लस एडिशनली प्रीमियम shall be included in calculation of additionally premium shall be included in calculation of cash oblique bank balance, कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस। एडिशनली कैश और बैंक बैलेंस के कैलकुलेशन में लेना है। तो प्रीमियम कहां पे लेना है, कहां पे लेना है? डिस्काउंट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए, माइनस करने के लिए, क्योंकि ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट के अगेंस्ट लॉसेस एडजस्ट किए जा सकते हैं जो कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एडजस्ट कर देंगे। दूसरा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, बाद में पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स एंड बायबैक ऑफ शेयर्स। तो इन चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं, बाकी जगह पे नहीं। मैक्सिमम कैश एंड बैंक बैलेंस जब आप कैलकुलेट करोगे तो उस वक्त वहां पे हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे हमने पढ़ा था इशू की एंट्री। इशू की एंट्रीज क्या थी? एप्लीकेशन के टाइम पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और बाद में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में नेक्स्ट अलॉटमेंट के टाइम पे पहले एंट्री आती है ड्यू की। तो ड्यू की एंट्री क्या आ जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर हो तो, और बाद में रिसीव्ड की एंट्री आ जाए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर? तो इस तरह से हमने एंट्रीज देखी थी। बाद में फॉरफीचर के लिए मैंने लास्ट में मुझे जितना याद है वो बताया था कि अगर फॉरफीचर किया हो तो जो अकाउंट्स को आपने अभी तक इफेक्ट दिया उसे रिवर्स कर दो। सिर्फ बैंक अकाउंट को रिवर्स नहीं करना है, क्यों? क्योंकि हम रिफंड नहीं करते फॉरफीचर के टाइम पे। तो शेयर कैपिटल को जितना क्रेडिट दिया था उतना डेबिट दे दो, मतलब कितना क्रेडिट दिया था कॉल्ड अप वैल्यू से, तो अभी क्या कर देंगे? डेबिट दे देंगे। तो एंट्री क्या आ जाएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप वैल्यू टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कौन सी वैल्यू? पेड अप। टू शेयर अलॉटमेंट या शेयर फर्स्ट कॉल, ये जो भी अकाउंट है उसको क्रेडिट किया जाएगा जितना अमाउंट हमने अलॉटमेंट के टाइम पे एक्सपेक्ट किया था या फर्स्ट कॉल के टाइम पे, बट जो मिला नहीं, क्योंकि पहले डेबिट देके रखा था ना, आएगा पैसा करके, अलॉटमेंट में डेबिट देके रखा था मान लो, या फर्स्ट कॉल में वो मिला नहीं, इस वजह से क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये भी हमने देखा था। बाद में मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम का बताया था। अगर प्रीमियम ऑलरेडी मिल चुका हो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को रिवर्स इफेक्ट देना है या नहीं देना है? मिल गया हो तो इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है, और नहीं मिला हो मतलब पहले क्रेडिट करके रखा और नहीं मिला तो ऐसे केस में क्या कर दो? उसे डेबिट कर दो। ऐसी केस में उसे डेबिट कर दो। क्लियर? कभी कभी फॉरफीचर से पहले मान लो आपने ये एंट्री करके रखी, ध्यान देना, आपने ये एंट्री करके रखी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये हमने एंट्री की है, ये ऑलरेडी एंट्री पास की है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ऑलरेडी एंट्री पास की है, बट पैसे ही नहीं मिले। अगला स्टेज क्या था? पैसे मिलने वाले थे, पैसे ही नहीं मिले।
तो ऐसी केस में क्या होगा, ध्यान दो, शेयर कैपिटल को अभी तक जितना क्रेडिट दिया है उतना डेबिट दे देंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट देकर रखा है लेकिन पैसे नहीं मिले, तो अगर मैंने रिवर्स नहीं किया तो ऐसा दिखाई देगा सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल गया, हमने क्रेडिट देकर रखा है ना। ओके, तो उस केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस ज्यादा दिखाई देगा जो कि एक्चुअल में है ही नहीं, ठीक है। और शेयर अलॉटमेंट में भी हमने डेबिट पैसा आने वाला करके दे दिया था, तो उसे क्रेडिट देना पड़ेगा ताकि रिवर्स हो जाए। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ये ठीक से सुनना। फॉरफीचर होने से पहले शायद से कंपनी ये सोच सकती है कि शेयर अलॉटमेंट का पैसा जो है, शेयर अलॉटमेंट का जो पैसा है वो शेयर अलॉटमेंट का पैसा हम कॉल्स इन एरियर्स में दिखा दे। किसमें? कॉल्स इन एरियर्स। मतलब अभी के लिए फॉरफीचर बाद में होगा, अभी के लिए अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज करना है, फॉरफीचर बाद में होगा क्योंकि उसको नोटिस दी जाएगी, नोटिस देने के बाद में उसको टाइम दिया जाएगा, तो इसमें टाइम चला जाएगा, तो फॉरफीचर बाद में होगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तब तक अलॉटमेंट अकाउंट ओपन दिखाई देगा ना। तो कंपनी ये सोच सकती है कि अलॉटमेंट अकाउंट अभी क्लोज कर दे। क्या कर दे? अभी क्लोज कर दे। फॉरफीचर होगा तब होगा, अभी तो क्लोज किया जाए। तो कॉल शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में जो पैसा है जो मिला नहीं, वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से उठा के हम कहां पे डाल देंगे? कॉल्स इन एरियर्स में, ठीक है। तो ऐसी भी एंट्री अगली हो सकती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। मतलब क्या हो गया? अलॉटमेंट अकाउंट में जितना पैसा आना बाकी है दिख रहा था वो हमने कहां पे डाल दिया? कॉल्स इन एरियर्स। समझ आ गया? अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो गया, बट अभी उसकी जगह पे कौन सा अकाउंट ओपन हो गया? कॉल्स इन एरियर्स। मतलब अभी इस केस में ये जो सिचुएशन मैंने आपको बता दिया, इस केस में आप फॉरफीचर की एंट्री क्या करोगे? अभी फॉरफीचर किया, इसके बाद में फॉरफीचर किया, बराबर, ये एंट्री पास कर दी, अभी क्या हो गया? ये एंट्री पास करने के बाद में क्या आ गया? फॉरफीचर। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या पास करोगे? पहला, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन सा वैल्यू? कॉल्ड अप। कौन सा वैल्यू है? कॉल्ड अप। बाद में सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट देना है, क्यों? क्योंकि वो मिला ही नहीं प्रीमियम का पैसा, डेबिट। बाद में टू शेयर फॉरफीचर, जितना पैसा मिला। अभी अगला क्वेश्चन ये आता है, शेयर फॉरफीचर में प्रीमियम मिला हो तो शेयर फॉरफीचर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखो ऊपर मैंने बोला शेयर फॉर प्रीमियम का यूज जो है वो लिमिटेड पर्पस के लिए होता है, 5 ही बताया ना मैंने। उसमें क्या बोला था, क्या कि उसे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डालो या री इशू के लिए यूज करो, कुछ भी बोला है क्या? नहीं। तो उसे कभी भी बाकी कैलकुलेशन में लाना नहीं है। टू बोलो, रिसीव्ड अमाउंट से ना, ठीक है। टू ये क्या होता है? एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग क्या? प्रीमियम। कभी भी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम होता है, क्लियर। प्रीमियम मिला भी हो तो भी फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना। प्रीमियम की जगह कौन सी है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आगे क्या? कॉल्स इन। अभी अब देखो, हम यहां पे अलॉटमेंट अकाउंट लिखते थे आज तक, अभी क्या हो जाएगा? कॉल्स इन एरियर्स, टू कॉल्स इन एरियर्स। मतलब ये जो अकाउंट है ना, कॉल्स इन एरियर्स आ सकता है, या फिर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं बनाया तो जिस स्टेज पे वो पैसा पेंडिंग था वो अकाउंट बनाया जाता है, क्लियर। तो कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स। तो उस केस में यहां पे अगर कॉल्स इन एरियर्स नहीं होता तो क्या था? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में वो पैसा पड़ा जाता। तो सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया यहां पे। हाँ, मैंने लिखते वक्त उल्टा लिख दिया। कॉल्स इन शेयर अलॉटमेंट में क्या हो गया है? डेबिट, ठीक है। तो उसे क्रेडिट कर देंगे और कॉल्स इन एरियर्स को क्या कर देंगे? अगली एंट्री क्या आ जाएगी? कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट कर देंगे, क्लियर। तो कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट किया जाएगा और अलॉटमेंट को क्रेडिट किया जाएगा, क्लियर। अभी फिर फॉरफीचर की एंट्री इस तरह से कुछ बन जाएगी। तो फॉरफीचर की एंट्री कैसे बन जाएगी? ध्यान दो, ध्यान दो। शेयर कैपिटल अकाउंट को पहले क्रेडिट किया है, अभी क्या होगा? डेबिट होगा।
बाद में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करके रखा है, उसे डेबिट होगा। बाद में शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जितना पैसा मिला वो कहां पे ट्रांसफर करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। और कॉल्स इन एरियर्स में जो पैसा रखा गया है, ओके, वो तो अभी मिलेगा नहीं ना, तो ये इसे क्या कर देंगे, कॉल्स इन एरियर्स को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? इस तरह से क्या हो जाएगा, सभी अकाउंट जो ओपन किए थे वो क्लोज हो जाएंगे। मतलब अगर आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन ना किया हो, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन ना किया हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आ जाएगा, या शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर? अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल अकाउंट वहां पे आ सकता है, मतलब यहां पे कॉल्स इन एरियर्स आ सकता है, अलॉटमेंट आ सकता है, फर्स्ट कॉल आ सकता है। समझ में आया? तो बेसिकली आपने क्या किया, शेयर अलॉटमेंट की एंट्री पास कर दी, ठीक है, मतलब अलॉटमेंट की एंट्री पास कर दी, बट वो पैसा मिला ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ा, फॉरफीचर तो बाद में करोगे, बट अभी के लिए अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज करना है, तो कैसे करोगे, अलॉटमेंट को डेबिट दिया है तो अभी क्रेडिट देंगे, वहां का बैलेंस कहां पे ले लेंगे, कॉल्स इन एरियर्स में ले लेंगे, कॉल्स इन एरियर्स में ले लेंगे। और कॉल्स इन एरियर्स में लेने के बाद में अलॉटमेंट क्लोज हो गया, बराबर। अभी फाइनल फॉरफीचर की एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप वैल्यू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, डेबिट। ओके, बाद में क्यों डेबिट क्यों किया, बिकॉज प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। लास्ट टाइम लिखा था क्या, प्रीमियम नहीं मिला तो रिवर्स करना है, लिखा था आपने, ठीक है। सो अमाउंट टू बी डेबिटेड, प्रीमियम अकाउंट शैल बी डेबिटेड इफ प्रीमियम अमाउंट इज ड्यू बट नॉट रिसीव, लिखा नहीं तो लिख लो। बाद में क्या, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। क्लियर? इस तरह से वहां पे एंट्री आ जाएगी, मतलब अलॉटमेंट की जगह पे कॉल्स इन एरियर्स आ सकता है, फर्स्ट कॉल आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? कोई डाउट है? नो? पक्का समझ में आ गया? ठीक है, अभी इसका री इशू कैसे किया जाएगा, री इशू की भी शायद से बात मैंने थोड़ी सी बता दी थी। री इशू, तो री इशू के केस में री इशू कैसे किया जाएगा, आपने जब्त किए कुछ पैसे कहां पे रखे, फॉरफीचर अकाउंट में, मिल गए वो। प्रीमियम कभी भी फॉरफीचर अकाउंट में जाना नहीं चाहिए, वो याद रखना। कुछ पैसे रखे, अभी पहले वाले शेयर होल्डर ने जो है वो 4 रुपए दिए थे, उसके बाद में उसके शेयर्स फॉरफिट किए, 4 रुपए दिए थे, शेयर्स फॉरफिट किए। क्लियर? तो ऐसे केस में क्या होगा, 4 रुपए दिए थे, उसके बाद में शेयर्स फॉरफिट किए, तो ऐसी केस में क्या होगा, तो ओके, पहले वाले शेयर होल्डर ने 4 रुपए दिए, हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए 10 रुपए की जरूरत है। बेसिकली कितने की जरूरत है, 10 की, 10 की जरूरत है। कितने की, 10 की। तो मैं नए शेयर होल्डर से मिनिमम कितना ले लूं, 6। सिंपल बात है, शेयर कैपिटल अकाउंट में 10 डालना है, ठीक है। लेकिन आप 5 रुपए लेना चाहते हो, अलाउड है? नहीं है। ठीक है, 7 रुपए लेना चाहते हो, चलेगा? यस। 7 रुपए पे इशू करो, कहीं ये डिस्काउंट तो नहीं है? नहीं है, ये डिस्काउंट नहीं। कैसे डिस्काउंट नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आपने अभी 7 लिए तो पहले उसी शेयर्स के लिए 4 रुपए मिल गए थे ना, तो 10 रुपए आपका कंप्लीट हो रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आप मुझे बताओ, पहले बताओ, 7 रुपए मतलब 4 रुपए पहले वाले शेयर होल्डर ने दिए थे, नए शेयर होल्डर ने कितने दिए, 7, टोटल कितने आ गए, 11, फेस वैल्यू कितनी है, 10, कुछ फायदा हुआ? यस। कितना, 1। वो कहां पे जाएगा, कैपिटल रिजर्व। वो कहां पे जाएगा, कैपिटल रिजर्व। री इशू करके 4 रुपए में ये फायदा नहीं है। फायदा तब तक पता नहीं चलेगा जब तक शेयर्स री इशू नहीं होते। वी कैन कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन री इशू, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड री इशू ओनली आफ्टर री इशू। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 500 शेयर्स फॉरफिट किए और 200 री इशू किए, तो कितना प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए? 500 फॉरफिट किए, 500 इंटू कितना मिल गया, 4, 2000 मिल गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और उसमें से 200 री इशू किए, कितने पे, 7 पे, 7 का 1, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जाना चाहिए, कितना, कैसे 600 आया, 500 शेयर्स क्या किए थे, फॉरफिट, हर एक से कितना मिला था, 4, ठीक है। उसमें से 200 री इशू किए, ठीक है। तो ऐसी केस में कितना कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए, कितना, कितना, 400 कैसे,
हाँ 200 जितने, हाँ हाँ 160 एक्सेस, ओके ठीक है। हाँ कैसे, कितना बोला आप लोगों का फाइनल? 200 फाइनल है, इनका 600। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो 200 ही है। देखो 200 कैसे आया, आप टोटल कितना फॉरफिट किया था ये मत सोचो, क्योंकि टोटल जितना फॉरफिट किया उतना कैपिटल रिजर्व में डालना नहीं होता है। मैंने क्या बोला था रूल, जितना री इशू किया उसके पीछे जो फायदा हुआ वही कहां पे जाए, कहां पे ट्रांसफर हो जाए, कैपिटल रिजर्व में। तो कितने री इशू किए 200, और पर शेयर कितना फायदा था 1 रुपीज, पर शेयर कितना फायदा था 1 रुपीज, तो 200 ही जाने चाहिए। अभी आपके दिमाग में आएगा सर वो बाकी का बैलेंस पड़ा जाएगा ना शेयर फॉरफिचर में, पड़े रहने दो ना। क्यों? क्योंकि वो जब री इशू होंगे तब पता चलेगा कि वो प्रॉफिट पे री इशू हो गए, उस वक्त प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। लॉस तो नहीं होगा बट प्रॉफिट हुआ कि नहीं वो तो पता चलेगा। तो आपको जो भी कैलकुलेशन करना वो क्या, कहां तक, जितने री इशू किए उतने का ही कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो यहां पे ये एंट्री लिखिए, आपने एंट्री लिखिए, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री क्या आ जाती, कहां से उठाएंगे, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व shall be to the extent of profit on shares reissued. And if shares are
not yet reissued, then if shares are not yet reissued, then तो क्या, then profit on या balance on such shares not reissued shall remain in share forfeiture account only. Share forfeiture account only till reissue. Example, 500 shares of B forfeited by company. 500 shares of B forfeited by company. On which 4 rupees 6 rupees including premium of 2 rupees per share received. मिल गया. Out of above 200 shares reissued at 7 per share. Find out amount transferred to capital reserve. Amount transferred to capital reserve and find out amount transferred to capital reserve and balance in share forfeiture account. Balance in share forfeiture account. हाँ, ठीक है. तो बोलो अभी यहां पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट is equal to received from previous plus received from previous shareholder plus received from new shareholder minus फेस वैल्यू. सो रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस शेयरहोल्डर्स कितना है 6.
₹4 लेना है। अब प्रीमियम एक्सक्लूड करना है, क्योंकि जो प्रीमियम की यूज़ है उसमें ऐसा नहीं बताया कि फॉरफीचर में उसे रखना है, फॉरफीचर का यूज़ करना है, कुछ बताया नहीं है, तो सिर्फ ₹4 लेंगे। भले ₹6 मिले बट ₹2 प्रीमियम के ना वो प्रीमियम अकाउंट में पड़ रहेंगे, उसे कैलकुलेशन में लेना नहीं है। ठीक है, 4। और रिसीव्ड फ्रॉम न्यू शोल्डर माइनस फेस वैल्यू 10, कितना आता है 1 पर शेयर। प्रॉफिट ऑन री इशू कितना है 200 कितना आता है 200। ठीक है, तो टोटल एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट रीइशू की एंट्री कितना है 200 इंटू 1400। आगे बोलो, कम पड़ रहे ₹3, ये लेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। टू आगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है 200, जैसा ऊपर कैलकुलेट किया था, टू कैपिटल रिजर्व 200 तो टोटल बैलेंस इन फॉरफीचर अकाउंट टोटल कितना था 500 शेयर्स इंटू 4 पर शेयर, इतने हमने फॉरफिट किए थे, तो कितना था 2000, कितना था 2000। आगे इसमें से शेयर्स नॉट रीइश्यूड कितने हैं 300 इंटू क्या उसका कितना था 4, 1200। इसे कुछ करना है, कहीं पे ट्रांसफर करना है, जो शेयर्स रीइश्यू नहीं किए उसे कुछ भी नहीं करना है। इट इज क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर reissue of 200 shares, reissue of 200 shares। 500 में से 200 रीइश्यू कर दिए तो बैलेंस तो 300 का बचना ही चाहिए ना, 300 इंटू 4 वो तो रहेगा, उसका कोई चेंज नहीं होगा। और शेयर्स रीइश्यूड का क्या होगा 200 इंटू 4, 200 इंटू 4 कितना आता है 800। 800 का क्या हो गया कैपिटल में ट्रांसफर टू कैपिटल, ऊपर की एंट्री में देखो ट्रांसफर टू कैपिटल कितना है, ट्रांसफर टू कैपिटल 600। ऊपर की एंट्री देख लो, देखो यहाँ पे डेबिट दिया है
600। जो शेयर्स री इशू के वो 7 रुपये में कितना 3 रुपये कम पड़े, 200 इंटू 3, 600 कम पड़े, और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व इज 200। ठीक है, हो गया, डन। कोई डाउट है इसमें? नहीं, समझ में आ गया? जो टोटल पैसा आ गया उसमें से जो री इशू नहीं किए वो वैसा ही बैलेंस पड़ा जाएगा, और जो री इशू किए उसमें जो कैपिटल मतलब जितना कम पड़ रहा है वो कैपिटल में जाएगा, और जितना एक्सेस बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो वैसे कैलकुलेशन सिंपल है, बट मैंने आपको डिटेल में क्यों बता दिया, क्योंकि मैं अगर कल कहूँ कि री इशू नहीं किए तो उसका कितना बैलेंस बचा होगा, तो डायरेक्टली आपको देखना है कितने शेयर्स बचे हैं, 300, और पर शेयर कितना मिला था 4, वो तो वैसा ही रहना चाहिए। और जितने री इशू किए कितने 200, उसके पीछे कितने आए थे 800, तो ये 800 आइदर कैपिटल में जाएंगे अगर कम पड़ रहा है तो, और अगर कम नहीं पड़ा उल्टा बचा तो कहां पे जाएगा, कहां पे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? नो? पक्का? ओके, आगे। एक नोट्स देना, आपके पास होगी ना? आप लोगों की क्या होगी, है ना? तो यहाँ पे पेज नंबर जो भी होगा एमसीक्यूज दिए, मतलब अभी ये जो है उसमें 131 पेज नंबर है, ठीक है? तो वहाँ पे एमसीक्यूज देखना, बेसिकली कंपनी अकाउंट्स के एमसीक्यूज है, कंपनी अकाउंट्स के एमसीक्यूज है। उसमें फॉरफीचर वाला देख लेना, फॉरफीचर एमसीक्यूज फॉरफीचर के, उसमें पहला है 5th नंबर का, अ कंपनी फॉरफिटेड 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच विच वे इशूड एट पार, जो एट पार इशू किए थे, हेल्ड बाय ए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4 पर शेयर। द कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर वाज 9, अभी तक कितना बुलाया था 9। ऑन फॉरफीचर द अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, याद है अमाउंट कितनी डेबिट की जाती है शेयर कैपिटल को, कौन सी वैल्यू, नाम क्या है उसका, कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कितना है 9, और कितने शेयर्स फॉरफिट किए 2000, तो 2000 इंटू 9 18,000, तो 18,000 आपको डेबिट करोगे क्योंकि उतना कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप मतलब पहले क्रेडिट किया था, समझा गया? कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट करना है, ओके, ठीक है? प्रीमियम अमाउंट उसमें नहीं आनी चाहिए, प्रीमियम अमाउंट हमेशा अलग रहेगी, प्रीमियम जो है वो अलग ही रखना है। आगे 6 500 शेयर्स ऑफ 20 ईच, वहां पर लिख देना 2000 इंटू 9, कॉल्ड अप वैल्यू 2000 इंटू 9, ठीक है? आगे 500 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच इशूड एट 5% डिस्काउंट आर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी एट ₹9
and 5 respectively. Amount credited to share forfeiture account. देखो क्यों फॉरफिट किया उन्होंने? नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल ऑफ 9 and 5, 9 रुपए का और 5 रुपए का, 9 रुपए का और 5 रुपए का अमाउंट मिला नहीं, मतलब टोटल कितना नहीं मिला? 14। टोटल कितना नहीं मिला? 14। शेयर कितने का है? 20 का है, उसमें 5% डिस्काउंट है, मतलब कितना मिला होगा? जितना मिला होगा उतना फॉरफिचर में डाल दिया होगा। कितना मिला होगा? कितना मिला होगा? समझ में आ गया? 5 रुपीज मिला होगा ना, 20 रुपीज में से 5% डिस्काउंट, मतलब 19 ही मिलने वाला था। उसमें से भी अलॉटमेंट के क्या नहीं मिले? 9, और फर्स्ट कॉल के क्या नहीं मिले? फाइनल कॉल के क्या नहीं मिले? 5। ठीक है, सो अमाउंट रिसीव्ड excluding amount received excluding इतना लेट, इतना लेट डेली, लेकिन डेली तो क्योंकि इससे पहले भी लेट आ गए हो 2-3 बार तुम। इतना सबमिशन कौन सा सबमिशन होता है? ठीक है, तो अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, तो टोटल एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम एक्सक्लूड करना ही है। फेस वैल्यू 5% डिस्काउंट, कितना आता है 5%? मतलब 119। अमाउंट नॉट रिसीव्ड 9 + 5 कितना? 14। सो 5 रुपीज रिसीव्ड, तो कितना आता है? तो ये कितने शेयर्स है? 500 शेयर्स इंटू 5, आगे 7 नंबर, ABC Limited forfeited 20 shares of 10 each, ₹8 called up, on which X paid application and allotment money of ₹2 and 3 respectively. 2-3 का पेमेंट कर दिया, बराबर 20 शेयर्स है उसके पास, 8 कॉल्ड अप है, उसमें से 2 और 3 रुपीज मिल चुके हैं, मतलब अभी कितने मिलने बाकी है? वैसे 8 रुपए कॉल्ड अप है और 2 और 3 मिल गए, मतलब 5 मिल गए, 3 मिले नहीं। These shares were reissued to Y at 6. What was the balance in share forfeiture account before? अंडरलाइन करना, बिफोर शेयर्स रीइश्यूड। शेयर्स रीइश्यू करने से पहले कितना बैलेंस था? बोलो। सिंपल, जितना फॉरफिट किया था उतना बैलेंस था ना, 20 फॉरफिट किया था और कितने मिले थे? 20 फॉरफिट किया था शेयर्स, और पर शेयर कितना मिला था? 2 + 100 कितना? 100। आगे 100। नेक्स्ट, B Limited has issued its shares of 10 each at a discount of ₹2 per share. Ram holding 100 shares could not pay final call of 5 per share. राम ने 5 पर शेयर नहीं दिया, डिस्काउंट 2 रुपए का। जितनी मिली उतनी जाएगी, जितनी नहीं मिली वो फॉरफिचर में क्यों जाती है?
जब्त करने के लिए कुछ मिलना तो चाहिए ना, जो मिला नहीं वो जब्त करते या जो मिला है वो जब्त करते, ठीक है। जो मिला है ओके वही हम जब्त करते हैं, तो मिला कितना है 5 रुपए रिसीव्ड है, तो वही हमने जब्त किया, ठीक है। जो मिला नहीं वो कैसे जब्त कर सकते हैं, ठीक है। जो अमाउंट मिली उनको बोलेंगे कि आपके शेयर्स फॉरफिट किए, जो अमाउंट मिली वो वापस नहीं मिलेगी, तो 2500 ये। आगे 8 में बी लिमिटेड हैज इश्यूड इट्स शेयर्स ऑफ 10 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 2 per share. Ram holding 100 shares could not pay final call of rupees 5 per share. His shares were forfeited. उसके शेयर्स जब्त किए. Later on, company decided to reissue these shares. Maximum amount of loss per share on such reissue could be. कितना लॉस उठाया जा सकता है, जितना ऑलरेडी पैसा मिल चुका है उतना लॉस उठाया जा सकता है। कितना पैसा मिला पहले 2 रुपये डिस्काउंट था तो 8 रुपये बचे, उसमें से 5 रुपये नहीं मिले तो कितने मिले 3, ठीक है। तो 3 रुपये का डिस्काउंट हम क्या कर सकते हैं, आगे दे सकते हैं, ठीक है। जितना मिला है उतना वहां पे हम क्या कर सकते हैं, तो बोलो फेस वैल्यू 10 माइनस डिस्काउंट 2 कितना आता है 8, नॉट रिसीव्ड 5, सो 3 क्या है रिसीव्ड। अभी सिंपल बात है, रीइश्यू करते वक्त आप क्या करोगे 3 रुपए छोड़ के बाकी पैसे लोगे, उसे बोलोगे 3 रुपए ऑलरेडी मिल चुके 7 तो दे दो, तो हम मैक्सिमम लॉस कितना उठाएंगे 3 रुपए का, तो वहां पे 13 हो गया शायद से, ऑप्शन डी 13 है ना, ओके वो 3 कर दो। आगे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल 46,000, ओके मतलब 4,60,000 है, कॉल्स इन एरियस 7,500 है, प्रपोज डिविडेंड 5%। कैसे कैलकुलेट करोगे, पेड अप के ऊपर ना, पेड अप इज इक्वल टू कॉल्ड अप माइनस कॉल्ड अप कितना है 4,60,000 और कॉल्स इन एरियस कितना है, तो आ गया 4,52,500 इनटू कितना आता है, हाँ 22,625। आगे आगे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो पहला, द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी फॉरफिटेड 1,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 7.5 पेड अप, 7.5 रुपए पे किए थे, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी ऑफ 2.5 पर शेयर, 700 ऑफ दिस शेयर्स आर
आर रीइश्यूड एंड एट 7 पर शेयर, द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो पहले वाले शेयर होल्डर ने कितना दिया है? प्रॉफिट पर शेयर कितना आ गया? बोलो, प्रॉफिट पर शेयर। प्रीवियस शेयर होल्डर ने कितना दिया? कितना दिया है? 7 पॉइंट प्लस न्यू शेयर होल्डर कितना दे रहा है? 7 माइनस फेस वैल्यू, इससे ज्यादा जो मिलेगा वो प्रॉफिट है। कितना है फेस वैल्यू? 10। तो 7.5 प्लस 7 14.5 मिल गए थे, और इसमें से फेस वैल्यू कितनी है? 10। तो बेसिकली कितना हो गया? 4.5। कितना हो गया? 4.5। और कितने शेयर्स है? हाँ, रीइश्यू कितने किए? 700 इंटू 4.5 कितना आता है? 3150। 3150। आगे 11, J Limited reissued 2000 shares which were forfeited by crediting share forfeiture account by rupees 3000. These shares were reissued at 9 per share. The amount transferred to capital reserve will be कितना? कितना पहले मिला है? देखो ध्यान दो, 2000 शेयर्स फॉरफिट किए, 2000 शेयर्स बाय क्रेडिटिंग फॉरफिचर अकाउंट बाय 3000, मतलब टोटल 3000 है, मतलब 3000 टोटल मिला था फॉर 2000 शेयर्स। तो पर शेयर कितना मिला था? 1.5। और नए शेयर होल्डर ने कितना दिया? 9। तो कितना होता है? 10.5। 10.5 में से 10 फेस वैल्यू, मतलब कितना होता है? 0.5। रीइश्यू कितना किया? हाँ पूरे, हाँ 2000 इंटू 0.5 कितना आता है? तो देखो यहां पे लिख देना, पर शेयर अमाउंट रिसीव्ड। बोलो, $1.5 per share। $0.5 पर शेयर कितने हैं? 2000 शेयर्स इंटू इज इक्वल टू 1000। कितना आता है? 1000। हो गया। आगे A company forfeited 100 equity shares of 100 each issued at premium of 50% to be paid at the time of allotment, on which the first call money of rupees 30 per share was not received. Final call of rupees 20 is yet to be made. These shares were subsequently reissued at 70 70 per share at 80 paid up. इसका मतलब क्या बनता है? ये मेन है, 70 रीइश्यू किया, 70 एट 80 पेड अप। 70 लिया लेकिन 80 पेड अप मानेंगे, 70 लिया लेकिन 80 पेड अप मानेंगे। 70 रुपीज लिए बट 80 पेड अप है ऐसा मानेंगे। इसका मतलब क्या बनता है?
70 मिला, लेकिन कितना मिला मानेंगे? 80 मिला, ऐसा मानेंगे। मतलब क्या बनता है? कितना डिस्काउंट है? 10 रुपीज का। ये आपको डिस्काउंट बताया। बाकी के पैसे मिल जाएंगे बाद में। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि 70 रुपये मिल गए तो 100 रुपये मिल गए मानेंगे। उन्होंने बोला 70 मिल गए तो 80 मिल गए मानेंगे, मतलब 10 रुपये का डिस्काउंट है। बाकी के 20 रुपये बाद में मिलेंगे ना। ओके, अभी तो उसने 70 रुपये दिए। ओके, तो 70 याद रखना, ये डिस्काउंट है। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर उन्होंने 100 रुपये बोला नहीं, इसका मतलब ये बनता है 80 पेडअप मानेंगे, बाकी का 20 रुपये आगे ले लेंगे। इशू कितने में किया? 70। कितना पेडअप मान रहे हैं? 80। शेयर कितने का है? 100। बाकी 20 रुपये बाद में मिलेंगे। मतलब इसका मतलब टोटल उसे कितने में री इशू किए? टोटल कितने में री इशू किए हैं? 70, 100, 90 या 80? कितने पे एक्चुअल री इशू किए हैं? 70 पे, 80 पे, 90 पे या 100 पे? मतलब बाकी के 20 रुपए। फिर तो री इशू तो फिर किस में किया ना? कितने में किया? 90। 10 रुपए का डिस्काउंट है तो 100 रुपए में से 10 रुपए का डिस्काउंट चला गया तो कितना आता है? 90। तो यहां पे लिख देना 70 received and treated as there is discount of 10 per share. $20 मिलेंगे बाद में, टेंशन मत लेना। लेकिन आज मुझे सोचना पड़ेगा री इशू कितने में किया, तभी जाके मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है ये पता चलेगा। 20 मिलेगा, ठीक है, डोंट वरी। अभी इस वजह से प्रीवियस बोलो कितना दिया प्रीवियस शेयरहोल्डर ने? कितना दिया? फर्स्ट कॉल मनी 30 नहीं मिला, फाइनल कॉल 20 भी मतलब वो किया ही नहीं, तो बेसिकली 50 नहीं मिले। मतलब कितने मिल गए? 50। प्रीवियस ने कितना? 50 दे दिया, प्लस न्यू ने दे दिया 90, टोटल इज माइनस फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना? तो कितना होता है? पर शेयर 40 पर शेयर। तो बोलो 40 पर शेयर कितना आता है? हाँ, 4000 शेयर्स नहीं, कितने शेयर्स है? तो कितना आता है? 4000। ये समझ में आ गया? कोई डाउट है? नो? पक्का? आगे, अ कंपनी मेक्स एन इश्यू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच पेएबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन के टाइम पे 25 मिल गया, फर्स्ट कॉल 25, सेकंड कॉल 25। मेंबर होल्डिंग 400 शेयर्स डिड नॉट पे सेकंड कॉल, मतलब 25 नहीं मिले, एंड शेयर्स वर ड्यूली फॉरफिटेड 300 ऑफ विच री इशूड एट 80। अभी बताओ मिले कितने? मिले कितने? पहले कौन सा कॉल नहीं मिला है? सेकंड कॉल, मतलब बाकी मिल गए, मतलब 75 मिल गए, 75 मिल गए। नए शेयरहोल्डर ने कितना दिया? 80। टोटल कितना आया? 155। उसमें से फेस वैल्यू कितनी है? 100। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 55। तो 55 और कितने री इशू किए? 300। तो 55 इंटू 300 लिख दो वहां पे, 16
500, 16,500. आगे, Z and company forfeited 100 shares of ₹10 each for non-payment of final call, ₹2 per share. All shares were reissued at ₹9 per share. अभी यहां पे बता देना कितना मिल गया। दो नहीं मिले थे, मतलब कितना मिला था? 8, और नए शेयर होल्डर ने कितना दिया? 9, तो टोटल कितना हो गया? 8 + 9 - 10 कितना? 7 आता है। 7 पर शेयर इंटू शेयर्स कितने हैं? 100, कितना होता है? 700। सिंपल बात है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना हो तो पहले शेयर होल्डर ने कितना दिया, नए शेयर होल्डर ने कितना दिया, टोटल जितना आ गया उसमें से फेस वैल्यू माइनस कर दो। ये फेस वैल्यू जाती है कैपिटल अकाउंट में और बाकी जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। आगे, Bitto Limited issued 10,000 shares of ₹10 each to public. Application were received for 12,000 shares by paying ₹2 per share. Shares were allotted on pro rata basis to public, and excess money was to be kept in use, in allotment and further calls. Kittu failed to pay the money of ₹3 per share, and her 1,000 shares were forfeited after due notice. No further calls made to her. Her call in arrears was कितना है? तो इन्होंने थोड़ा सा अलग पूछा, कॉल्स इन एरियर्स कितना है ऐसा उन्होंने पूछा है। उन्हें कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है ये नहीं पूछा है। तो बेसिकली एप्लीकेशन 12,000 शेयर्स के लिए मिले, 2 पर शेयर मिला, प्रोरेटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर दिया। ओके, एक्सेस मनी कहाँ पे यूज होगी? अलॉटमेंट में या फर्दर कॉल में। किट्टू फेल टू पे द मनी ऑफ 3 पर शेयर एंड हर 1,000 शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर ड्यू नोटिस। नो फर्दर कॉल्स वर मेड टू हर। हर कॉल्स इन एरियर्स वॉज। ध्यान दो बिट्टू का, अभी आप सिंपल देखो कि जब 12,000 शेयर्स अप्लाई किए तो 10,000 मिल गए, 12,000 अप्लाई किए तो 10,000 मिल गए। उसने क्या नहीं दिया है? अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल? क्या 3 पर शेयर बोला है ना सिर्फ। तो 10,000 उसको कितने, उसके पास कितने शेयर्स थे? 1,000 शेयर्स। तो देखो अगर उसने 1,000 शेयर्स उसके पास है तो कितने के लिए अप्लाई किया होगा? 1,000 शेयर्स अगर उसे मिले हैं तो उसने 1,000 के लिए अप्लाई किया होगा क्या? 1,000 शेयर्स अगर उससे मिले हैं तो 1,000 के लिए अप्लाई किया या नहीं किया? नहीं किया। क्यों? प्रोरेटा अलॉटमेंट है ना, मतलब 12,000 शेयर्स 10,000 एप्लीकेशन में बांटने हैं तो उन्होंने कम दिए होंगे, मतलब उसने ज्यादा के लिए अप्लाई किया होगा तब जाके उसे 1,000 मिल गए, और ऊपर के जो भी उसके एक्सेस है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गए होंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो ये कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, ध्यान देना। ठीक है, एप्लीकेशन कितना है टोटल? 12,000 ना, और अलॉटेड कितना है? अलॉटमेंट कितना है? 10,000। राइट, रेशियो क्या बनता है? 6:5 रेशियो क्या बनता है? आप दोनों का क्या चल रहा है? आप जो पीछे देख रहे हो क्या बोल रहे हो इतना? कब से देख रहा हूं। यहां पे ध्यान देना, कंपनी अकाउंट चल रहा है। कुछ लिखने ऐसे ही मतलब बैठे हुए हैं गप्पे मारते हुए। क्या क्या लिखा है अभी तक? पढ़ने आए कि टाइम पास करने आए?
ठीक है। अभी यहां पे देखना उससे अलॉट कितने किए ये पता है, उससे अलॉट किए 1000, बट ये पता नहीं कि उसने कितने के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, तो अगर वैसे देखते हैं तो क्रॉस कैलकुलेशन करना पड़ेगा 6 इंटू 1000 अपॉन 5। सो ये तो डायरेक्टली समझ में आ सकता था, हाँ ठीक है, बट तरीका कैसे है? अगर यहाँ पे 1000-1200 डायरेक्टली लिंक लगती है, अदरवाइज बोला तो 400 ही शेयर्स दिए 300 ही, तो उस केस में आपको कैलकुलेशन कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ना। तो उससे अलॉट किए 1000, तो कितने के लिए अप्लाई किया होगा? 1200, 1200। तो एक्सेस कितना है? 200 एप्लीकेशंस। उसका क्या किया होगा? इनटू कितना डाल दिया उसने? कितना दिया था? 2। तो उसने कितना? 400 एक्सेस दिया था, जो कि कहां पे डाला होगा? एडजस्टेड टू अलॉटमेंट। एडजस्टेड टू अलॉटमेंट 400 उसने एक्स्ट्रा दे के रखा है। अभी उसके पास से कितने पैसे आने चाहिए? उसके पास से कितने पैसे आने चाहिए? कितने आने चाहिए? ध्यान दो। अभी उसका कितना है? कितने शेयर्स है? टोटल अलॉटमेंट मनी पेंडिंग फ्रॉम हिम, मनी पेंडिंग कितना? 1000 इंटू 3 ना, 3000 माइनस प्रीवियस एक्सेस, अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था ना, एडजस्टेड इन $2600। कितना आ गया? 2600। 2600। ठीक है, डन। चलो हो गया। अगला चलो, ऐसे करने से आपका सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जो आपको चाहिए जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर दो। ठीक है, बहुत अच्छे से हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं मान रहा था कि आप लोग मुझे बहुत करीब का समझते हो, क्लोज समझते हो, बट कल ऐसा लगा कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो ठीक है, क्योंकि हाँ ठीक है, जाने दो क्या करें अभी। अरे हाँ, नहीं, एक की वजह से ऐसा कुछ नहीं, बट ठीक है कि ठीक है, चलो अगला प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। अरे कुछ नहीं, जाने दो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16 है ना अभी।